हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर रहे थे और पिछले क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्स कूलम्स लॉ के ऊपर बात किया था कि दो चार्ज के बीच में किस तरीके से फोर्स पाया जाता है। तो आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब हम लोगों ने कूलम्स के फोर्स को पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एफ का जो वैल्यू है वो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हो रहा था हम लोग का फोर्स का वैल्यू। और ये जो K है इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का नाम दिया था हम लोगों ने कि K एक कांस्टेंट होता है और K की जगह पे हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था कि K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस वैक्यूम और एयर, हवा के लिए हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। यही एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट। अब इसके यूनिट्स, डायमेंशन और वैल्यू के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है और फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, इसे हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं आगे हम लोग। हाँ, अब यहाँ पे दिया हुआ एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और अभी अभी मैंने लिखा भी है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे हम लोगों ने कूलम्स के लॉ में किया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यूनिट्स, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो हम लोग अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को निकालते हैं, अगर सेपरेट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हम लोग जानते हैं कि कूलम होता है, इसके ऊपर हम लोग चार्ज के ऊपर आगे भी फिर बात करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ का यूनिट पुट कर लेते हैं, चार्ज का यूनिट पुट कर लेते हैं और डिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज मतलब डिस्टेंस, अगर इसका यूनिट पुट कर लेते हैं तो फिर हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को याद रखना है कि ये क्या है, ये यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। बात करते हैं अगर डायमेंशन के बारे में, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन भी इसी फॉर्मूले से निकाला गया है। यहाँ पर Q1 Q2 फोर्स और R, ये सारे डायमेंशन को पुट करने के बाद हम लोगों को जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मिला है वो ये है m पावर -1, l के पावर में -3, t के पावर में 4 और फिर a के पावर में 2। तो ये डायमेंशन आप लोगों को याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड के बारे में कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो देखो वैल्यू इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल इसी फॉर्मूले से, हम लोग इसके वैल्यू को भी निकालेंगे। सारा कुछ पुट करने के बाद हम लोग को एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या था, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर दिया है हम लोग को, ये जैसा कि k का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि वो होता है 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9 इज द वैल्यू ऑफ k। 1/4 पाई का वैल्यू भी हम लोग पुट कर सकते हैं इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट को कैलकुलेट करें तो वो हम लोगों को मिलेगा 8.85 10⁻12। ये आप लोगों को याद रखना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। और जहां तक बात है यूनिट के बारे में तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ बातें जो एप्सिलॉन नॉट के बारे में जरूरी थी हम लोगों को जानना कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ पर एक नोट करके दिया गया है कि परमिटिविटी इज मेजर ऑफ हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के बारे में कहा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं इस पार्ट पे, तो हम लोगों को दिख रहा है कि के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब
1/4 पाई में अगर हम लोग देखते हैं तो वो दोनों वैल्यू 4 और पाई ये तो कांस्टेंट है ना, तो बचा कौन, एप्सिलॉन नॉट। तो यही एप्सिलॉन नॉट इनडायरेक्टली हम लोगों के दो फोर्स के बीच में आता है जिसे हम लोग के का नाम देकर रखे हैं। तो अब ये एप्सिलॉन नॉट ही क्या करता है, दो चार्ज के बीच में, अगर मान लेते ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि अगर इन दोनों के बीच में कुछ मीडियम होता है तो एक्चुअल में ये मीडियम का मेजरमेंट, मीडियम का स्ट्रेंथ या मीडियम का इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो कैलकुलेशन होता है एप्सिलॉन नॉट से, या फ्री स्पेस के लिए और एप्सिलॉन एम पुट कर लेंगे अगर कोई और मीडियम हम लोग यूज कर रहे हैं तो आई होप कि ये बात एप्सिलॉन नॉट का कंसेप्ट क्या है ये हम लोग जान चुके थे पहले। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि परमिटिविटी इज अ मेजर, परमिटिविटी एक्चुअल में है क्या, ये एक तरह का मेजरमेंट है, कैलकुलेशन है। क्या चीज का कैलकुलेशन, क्या मेजरमेंट, तो ये मेजरमेंट है कि हाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि दो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है या दो चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करता है वो फोर्स किस तरीके से इफेक्टेड होता है बाय मीडियम, और मीडियम मतलब एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग कह सकते हैं कि किस तरीके से एप्सिलॉन नॉट किसी मीडियम को इफेक्ट, किसी चार्ज के बीच में दो फोर्स को इफेक्ट करता है। आई होप कि ये एप्सिलॉन नॉट का कंसेप्ट समझ में आया हो। अब हम लोग आगे चलते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखो पिछले क्लास हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स ने अपने लॉ में क्या कहा था ये हम लोगों ने देखा था वहां पे कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन में किया था कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों अगर आप गौर करो तो आपको मालूम होगा कि फोर्स एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम लोग यहाँ पे दो चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो जाहिर बात है उस फोर्स का वेक्टर फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, उस फोर्स का वेक्टर फॉर्म भी होना चाहिए। तो आखिर हम लोग कूलम्स में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे उस फोर्स को किस तरीके से उस फोर्स का वेक्टर फॉर्म किस तरीके से लिखा जाएगा। हम लोगों ने ये तो जान लिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकल जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, लेकिन इस फॉर्मूले का, इस फोर्स के फॉर्म का वेक्टर फॉर्म क्या होने वाला है ये हम लोग कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे। तो यही हम लोगों का अब टॉपिक चलेगा कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसे समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पकड़ लेते हैं, या आई जे, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पर दो चार्ज लेते हैं, एक है Q1 यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, और एक है Q2। Q1 चार्ज का ओरिजिन से डिस्टेंस मैंने पकड़ा है R1, और Q2 चार्ज का ओरिजिन से डिस्टेंस पकड़ के रखा है R2। अब ये R1 R2 हम लोगों ने ओरिजिन से ही क्यों लिया, क्योंकि देखो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज का लोकेशन बताने के लिए, एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए। विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, विथ रेस्पेक्ट टू समवन, हम लोग किसी चीज के पोजीशन या लोकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ भाई वहां आप पहुंचोगे, वो जगह आप जानते हो, हाँ वहां जाने के बाद उतना दूर, वहां से राइट लेफ्ट, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम Q1 Q2 को किसी पोजीशन पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि Q1 Q2 कहीं पर है, तो उनके पोजीशन को बताने के लिए कुछ नॉन पोजीशन होना चाहिए, और हम लोग ओरिजिन को जानते हैं, वो एक नॉन लोकेशन है, वो एक नॉन पोजीशन है। इसीलिए हम लोगों ने Q1 Q2 का जो लोकेशन लोकेट किया है, पोजीशन जो हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं जिसे, वो है ओरिजिन। अब हम लोगों ने पकड़ा कि Q1 ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है और Q2 ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर है। अब ये डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में अगर बात करें तो ये वेक्टर फॉर्म में चला जाएगा। ओके, अब Q1 Q2 के बीच में हम लोगों ने जो गैप दिया है वो R डिस्टेंस का गैप दिया है। अब चूंकि Q1 और Q2 दो चार्ज है तो जाहिर बात है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे या पुल करेंगे। तो उसी फोर्स को हम लोगों ने F12 और F21 का नाम दे रखा है। अब हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि फोर्स Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है Q2 का वो है F12, और Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है Q1 का वो है F21। फिर से Q1 के ऊपर फोर्स Q2 का, फोर्स ऑन, देखो ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 1 बाई 2 F12, और अगर इसका वेक्टर फॉर्म है तो इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये फोर्स हुआ, ये चार्ज जो फोर्स फील कर रहा है वो फोर्स ये है,
और ये जो चार्ज फोर्स फील कर रहा है वो है F21। ठीक है, तो ये दो हुआ एक्सप्रेस करना, लिखना फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। अब सवाल ये है कि इसका फॉर्म किस तरीके से होगा। इसे कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक सिंपल डायग्राम में चले आते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे R12 के बारे में बात कर लेते हैं कि R12 क्या है। ये एक पोजीशन वेक्टर मतलब डायरेक्शन बताया जा रहा है किसका, Q1 का, कि Q1 के ऊपर जो फोर्स का कैलकुलेशन चलेगा वो R1 से डिस्टेंस जो हम लोग मेजर करेंगे, डिस्टेंस वो कहाँ से, R12 का मतलब Q1 से Q2 तक। ये जो डिस्टेंस हम लोग दिखा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसे हम लोग दिखाएंगे R12 से। और अगर इस डायरेक्शन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे तो उसे हम लोग दिखाएंगे R21 से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। देखो ये कैप यूज किया गया है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर दिखाया गया है, दो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिखाया गया और दो पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में दिखाया गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सिंपल में देखते हैं। यस, ये डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो उसी डायग्राम को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बना रखा है। Q1 Q2 सेपरेट हुए दो डिस्टेंस से, R12 मतलब दो R1, 12 का मतलब 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। अब फोर्स ऑन 1/2 ये है क्या, ये है फोर्स ऑन 1/2 मतलब Q1 के ऊपर फोर्स Q2 का, और F21 का मतलब Q2 के ऊपर फोर्स Q1 का। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फोर्स ऑन Q2 बाय ड्यू टू Q1 इक्वल टू किस तरीके से लिखना है। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल वैसा ही है, Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, ये डिस्टेंस चूंकि हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा है। अब यहाँ पर हम लोग एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो क्या है, R12 मतलब डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, R1 से 2। इसी तरीके से अगर वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म हुआ कूलम्स लॉ का। दूसरे फोर्स के बारे में बात करें तो उसे भी हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं, F फोर्स ऑन 1/2। अच्छा, ये फोर्स ऑन 2/1 था, फोर्स ऑन 2/1, तो डिस्टेंस यहाँ पे 1 से 2। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे फोर्स ऑन 2/1 मतलब कि 2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है Q1। तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, देखो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डिस्टेंस कहाँ से लिखेंगे, 1 से 2 मतलब चलने का जो डायरेक्शन हो रहा है वो कुछ इस तरीके का हो रहा है ना, यहाँ देखो ऐसे चल रहा है ना। अब अगर हम लोग बात करें फोर्स ऑन 1/2 इसके ऊपर फोर्स, तो ये जो चार्ज है Q2, ये Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस मेजर हो रहा है ये कहाँ से मेजर हो रहा है, 2 से 1 की तरफ ना, ये डिस्टेंस ऐसे मेजर हो रहा है कि यहाँ से फोर्स जा रहा है इस तरीके से। तो इसे हम लोग लिखेंगे R21, 2 से 1। अब चूंकि बच्चों ये दोनों फोर्स अगर हम लोग देखें तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, F12 और F21 आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और ऑपोजिट इन डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग माइनस का कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं तो इस डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। ओके, अब इन दोनों फोर्स का सम क्या हो जाएगा, 0। तो ये कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म था। बेसिकली आप लोगों को ये दो फॉर्म को याद रखना है, ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है, तो ये कूलम्स के वेक्टर के फॉर्म के बारे में कुछ बात हम लोगों ने किया। आगे चलते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का क्या अहमियत है हम लोग कि इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है उसे हम लोग जरा देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में कहा गया है कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कूलम फोर्स। जैसे कि मान लेते ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों चार्ज के बीच में जो कूलम फोर्स होगा एज स्टेटेड बाय कूलम्स लॉ सपोर्ट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये कूलम्स का लॉ जो हुआ ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिला किसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। क्योंकि थर्ड लॉ में क्या कहा गया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर अगर Q1 Q2 एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है तो ये इनडायरेक्टली अगर हम लोग गौर करें इसके ऊपर तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये बात न्यूटन्स के थर्ड लॉ में भी लिखा गया था। दूसरा पॉइंट है कि द कूलम्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच में वो सेंटर टू सेंटर कैलकुलेशन चलता है।
एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर तक हम लोग कैलकुलेशन लेते हैं। और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्ज, अगर हम लोग बात करें ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, तो जो फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सेंटर टू सेंटर चलेगा, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग स्ट्रेट लाइन जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करे उसके अलोंग फोर्स कैलकुलेशन चलेगा। थर्ड पॉइंट, कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एज द वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अब ये क्या कहा जा रहा है कि मान लेते हैं, ये हम लोग आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि ये एक चार्ज है Q और इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करके रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाया है? इस चार्ज ने। इसके ऊपर कंसेप्ट और भी आगे आएगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे ना, तो वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ पे ये देखो कि इस चार्ज ने अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है जो इसके चारों तरफ फैला हुआ है, और अगर इसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज Q2 मूव करता है या किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चला जाता है, तो जिस रास्ते से, अगर ये इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात यहाँ कहा जा रहा है, द कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कि अभी यहाँ पर देखो कि ये दोनों इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर अगर डिस्टेंस चेंज होता है तो फिर फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। और लेकिन ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, आप इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, इस पोजीशन के ऊपर, जैसे कि मान लो पहले यहाँ पे फोर्स था 10, सपोज कर लेते हैं, फिर आप इस रास्ते से गए, यहाँ पे फोर्स लगा 12। अब अगर इस रास्ते से जाओगे इस पोजीशन पे, तब भी यहाँ पे फोर्स 12 लगेगा, और अगर इस रास्ते से जाओगे तब भी यहाँ पे फोर्स 12 लगेगा, क्योंकि पोजीशन वही है। तो कूलम्स फोर्स जो होता है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, कि किस पोजीशन पर है, बस। और फोर्थ पॉइंट क्या, कूलम्स लॉ इज यूनिवर्सल लॉ। कूलम्स का जो लॉ है वो पूरे यूनिवर्स में ट्रू है, कहीं पर जाएं यहाँ पे ये फोर्स का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी कूलम्स लॉ के बारे में। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। कूलम्स लॉ से पहले हम लोगों ने देखा था कि चार्ज क्या, क्योंकि बेसिकली हम लोग अगर गौर करें तो इस पूरे चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग सब जगह चार्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चार्ज क्या होता है ये हम लोगों ने जाना था कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट मटेरियल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अब सवाल ये होता है कि हम लोगों को चार्ज के यूनिट के बारे में भी जानना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ये सभी हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और यूनिट्स हैं, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज में। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का अगर SI यूनिट के बारे में बात किया जाए तो चार्ज का SI यूनिट जो होता है वो होता है कूलम। अब इस कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन करो 1 कूलम ऑफ चार्ज, जैसे कि 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन किया था हम लोगों ने क्लास 10 में, कि डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स। तो इसी तरीके से हम लोग चार्ज के जो यूनिट है SI यूनिट कूलम, उस 1 कूलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो उसे डिफाइन करने के लिए हम लोग वही कंसेप्ट यूज करते हैं, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का कंसेप्ट क्या है? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं, सभी अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। अब अगर हम लोग दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज कुछ इस तरीके से सेपरेट है, मान लेते हैं ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है Q1 और Q2। अगर Q1 और Q2 को हम लोग Q और Q पकड़ लेते हैं कि दोनों मान लेते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है दोनों में, और दोनों का साइन भी सेम है, अगर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, दोनों Q को हम लोग पॉजिटिव पकड़ ले सकते हैं या दोनों Q को नेगेटिव, हम लोग ऐसा मानते हैं कैलकुलेशन के लिए, डिफाइन करने के लिए कूलम को। अब मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अब अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लगा है, जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, फोर्स मान लेते हैं कि एक फोर्स दोनों के बीच में 9 × 10⁹ है। ये क्या है? 9 × 10⁹ दो चार्ज के बीच में हम लोगों ने माना कि अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स 9 × 10⁹ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, सपोज Q1 Q2 इक्वल टू Q, distance between two charge is 1 meter and the force between them is 9 × 10⁹ Newton।
इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेने के बाद हम लोगों को जो Q मिलेगा वो ±1 कूलम मिलेगा। कैलकुलेशन करेंगे सिंपल, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स को वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ अगर हम लोग फोर्स को पुट करते हैं 9 × 10⁹ इक्वल टू K का वैल्यू भी 9 × 10⁹ होता है। Q1 Q2 मतलब Q² बन गया और ये 1 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाने के बाद Q² इक्वल टू आएगा 1 और Q का वैल्यू आएगा ±1। तो इस तरीके से हम लोग 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव का चार्ज हम लोग लेते हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस को 1 मीटर रखते हैं, तो फिर उन दोनों के बीच में अगर फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो फिर उस वक्त जो चार्ज कैलकुलेशन में आएगा उसी चार्ज को हम लोग 1 कूलम कहेंगे। तो ये था SI यूनिट ऑफ चार्ज 1 कूलम, और उसे हम लोगों ने डिफाइन भी किया। अब हम लोग बात करते हैं कि CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU से दिखाते हैं, और स्टेट कूलम भी हम लोग कह सकते हैं। देखो एकदम ध्यान से बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। SI यूनिट ऑफ चार्ज अगर बात हो तो कूलम लिखना है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखना है या फिर स्टेट कूलम लिखना है, या बोलना है, अगर कोई पूछे तो उसको बोलना है कि CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 ESU और स्टेट कूलम। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ठीक है CGS और SI दो चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो एक रिलेशन होता है ना CGS और SI में। इसी तरीके से चार्ज के CGS और SI यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसे याद रखना कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, ध्यान रहेगा, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अनदर यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चार्ज का दूसरा यूनिट क्या है, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और 1 EMU इक्वल टू होगा 3 × 10⁻10 ESU, और 3 × 10⁹ ESU जो वो होता है वो 1 कूलम होता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 कूलम। मतलब 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज 10 कूलम के बराबर होता है, या फिर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है, और 1 कूलम 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने 3 यूनिट के बारे में बात किया चार्ज के। चार्ज का SI यूनिट देखा, फिर चार्ज का हम लोगों ने CGS यूनिट देखा, स्टेट कूलम या ESU, और दूसरा यूनिट भी चार्ज का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और फिर हम लोगों ने आप उन दोनों के बीच में रिलेशन भी चेक कर लिया कि क्या रिलेशन होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हो। अब हम लोग चलते हैं आगे और बात करते हैं कुछ और चीज़ों के ऊपर। कुछ और भी चीज़ें देखनी है, क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत बात हम लोगों ने किया भी, और भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो चलो आगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या होता है, और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। यस, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। ये एक हम लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट, नया टॉपिक शुरू हुआ है। चार्ज को ख़त्म करने के बाद, कूलम्स के वेक्टर फॉर्म को क्रॉस करने के बाद, पार करने के बाद, और परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, उसको भी हम लोगों ने पार कर दिया। कूलम्स के वेक्टर फॉर्म को भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। चार्ज के डिफरेंट यूनिट से भी हम लोग गुजर चुके। अब हम लोग चले आते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये क्या है, ये किसे कहते हैं, कैसे समझेंगे, इसके ऊपर हम लोग बहस करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कहानी की शुरुआत कूलम्स के फोर्स से करते हैं। ठीक है, ये कूलम्स का फोर्स हम लोग जानते हैं इसे। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि कूलम्स के फोर्स में क्या है, F बिटवीन टू चार्ज। मान लेते हैं ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है Q1 और Q2, दोनों आपस में सेपरेट है डिस्टेंस R से, और इन दोनों के बीच में कोई मीडियम होगा, कुछ होगा। तो व्हेन चार्ज आर सिचुएटेड इन मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, यहाँ पे हम लोग फ्री स्पेस के कंसेप्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई मीडियम यूज कर रहे हैं। किसी मीडियम को हम लोगों ने इन दोनों चार्ज के बीच में डाल दिया।
ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से सोच लेते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में, एक मिनट, कुछ चार्ज हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक मीडियम है इन दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है। इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ कोई मीडियम होगा, कुछ भी, हवा, पानी, लकड़ी, ग्लास, कुछ भी है, और दोनों चार्ज यहाँ पर चुपचाप से खड़े हैं। यहाँ पर दोनों चार्ज खड़े हैं, Q1 यहाँ पर है और Q2 यहाँ पर है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हम लोगों ने रखा है वो डिस्टेंस R है, और ये दोनों चार्ज के बीच में कुछ मीडियम है। अब बच्चों ये मीडियम फ्री स्पेस नहीं है, ये वैक्यूम नहीं है, ये हवा नहीं है, कुछ और है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा इफेक्टेड होगा, और वो फोर्स जो कैलकुलेशन में आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से नहीं बल्कि एप्सिलॉन बस, ठीक है, क्योंकि ये मीडियम आ चुका Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। और अगर यही चीज यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, एप्सिलॉन नॉट, मतलब अगर वही दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस कर दे, दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम नहीं रखे, तो फिर फोर्स क्या होगा, फोर्स का वैल्यू ये होगा F इक्वल टू, तो इसे हम लोग मीडियम से दिखा देते हैं और इसे हम लोग नॉट, F नॉट से दिखा देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोगों ने दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस चेंज किए बिना, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना, दोनों के बीच के मीडियम को चेंज किया, और उस दोनों वक्त हम लोग एक बार दोनों के बीच में फ्री स्पेस रखा, और उस वक्त दोनों के बीच में जो फोर्स है उसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फिर दोनों के बीच में कोई मीडियम रख दिया, और फिर उन दोनों के बीच में जो फोर्स था उसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ये हम लोगों के पास दो फॉर्मूला आया। अब अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इन दोनों को, 1 और 2 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा F नॉट बाई एफ एम, मतलब हम लोग अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, F नॉट बाई एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी का नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसे हम लोग K से दिखाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि K है या एप्सिलॉन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, एप्सिलॉन R लिखे या फिर हम लोग K लिख दे। अब इसे हम लोग डिफाइन करना है, तो देखो डिफाइन करने के लिए तुम लोगों के पास दो रेशियो आया हुआ है, एक रेशियो है फोर्स का, दूसरा रेशियो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपको दो डिफिनेशन मिलने वाला है। पहला डिफिनेशन इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब ये इसके बारे में बात हो रहा है, TO2, टू मतलब बाय द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब K को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं K इज नथिंग बट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट इज अ रेशियो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, रेशियो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम TO2 द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एक डिफिनेशन हुआ। दूसरे डिफिनेशन को इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिफाइन किया गया, देखो फोर्स, तो K is also defined as the ratio of force between two charges in free space to the force between the same two charges at the same distance in a medium। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो हुआ, दो फोर्स का रेशियो कहो या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का रेशियो कहो। अब कैसे डिफाइन करना है रेशियो के टर्म में, अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू TO2 द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर फोर्स के टर्म में डिफाइन करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द टू सेम चार्जेस separated by same distance in any other medium, that's called dielectric medium, dielectric constant। ठीक, अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं, जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से जरा समझने की कोशिश करो, नीचे बात कर रहे हैं थोड़ा सा, फिर वापस आएंगे ऊपर, घबराओ मत।
कॉपी करना रहेगा, वीडियो को पॉज करके कॉपी करते रहना। कॉपी करना ज़रूरी बच्चों, तुम लोगों को कॉपी करोगे तो बात काफ़ी समझ में आएगा। नोट्स बनाते रहो। देखो नोट्स बनाने से क्या होता है ना कि जो कुछ तुम पढ़ोगे, जो तुम सुन रहे हो और देख रहे हो, उससे तुम्हारे दिमाग में बात जा रही है, बात तुम्हारे दिमाग में बैठ रहा है। लेकिन अगर उसी को तुम लिख लोगे, बाय हैंड रिटन नोट्स बना लोगे अगर तुम, तो तुम्हारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि जब भी कोई भी लेक्चर, किसी भी टीचर का अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो उसके पॉइंट्स को साथ ही साथ नोट करते जाओ। वीडियो को पॉज करो, आपके पास तो ऑप्शन है कि टीचर तो पढ़ा के चला जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो चला जाएगा। वीडियो है उसे पॉज करो, रोक रोक के देखते रहो, उसे नोट करते रहो। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे, के बारे में। तो के इक्वल टू हम लोगों ने डिफाइन किया कि एफ नॉट बाई एफ एम। ठीक है, ये एक डिफिनेशन हुआ। और के इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इन यहाँ पे एक और चीज तुम गौर कर सकते हो कि इन दोनों का रिलेशन जो है वो इन्वर्सली है। एफ नॉट यहाँ पर ई नॉट है, यहाँ पे एफ एम, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर ये क्या समझना था हम लोग को, हाँ, ये के का दूसरा नाम क्या है? इस के का दूसरा नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ई आर। अब यहाँ से अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो इसे क्या लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये हम लोगों का परमिटिविटी ऑफ मीडियम का एक नया फॉर्म मिला। ये क्यों बनाया हम लोगों ने, किस लिए बनाया, मैं इसके ऊपर बहस करने आ रहा हूँ। लेकिन आप जरा इसे पहले ध्यान से देख लो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, इसे हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अच्छा, इसका जरूरत क्यों पड़ा, हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते। देखो एक्चुअल में क्या है कि जब हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10⁻12। ये एक अजीब वैल्यू है ना, कि इसे अगर हम लोग याद करें, चलो एप्सिलॉन नॉट तो एक यूनिवर्सल है फ्री स्पेस के लिए, इसे हम लोगों ने याद कर लिया। लेकिन अगर हवा के लिए बोला जाए तो उसके लिए एप्सिलॉन का अलग वैल्यू आएगा, पानी के लिए बोला जाए तो अलग आएगा, लकड़ी के लिए, पत्थर के लिए, प्लास्टिक के लिए, रबर के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि उतने सारे इस तरह के अजीब तरह के वैल्यू जो काफ़ी डिफिकल्ट भी होगा, याद करने में मुश्किल होगा बहुत। तो इसे याद करना थोड़ा नामुमकिन हो जाएगा, मतलब मुश्किल, बहुत परेशानी होगा। तो आसानी के लिए क्या कर दिया गया कि आप अब अलग अलग मीडियम का याद ना करके सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को याद रखो और फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगा वो एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में मिलेगा, 1 2 4 5 81 83, इस तरीके से। इस तरीके का वैल्यू नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो अगर हम लोग अब ये वैल्यू अगर हम लोगों ने याद कर रखा है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोगों ने याद कर लिया है 8.85 इंटू 10⁻12। अब अगर हम लोग किसी मीडियम के बारे में बात करते हैं और उसका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सपोज कर लेते हैं हम कि 4 है, तो 4 लिखना तो आसान है ना हम लोगों के लिए, 4 को याद करना भी आसान है। 4 लिखाया नहीं यहाँ पे, चलो। तो इसीलिए रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का कंसेप्ट आया कि अगर आप एप्सिलॉन एम मीडियम का याद करोगे परमिटिविटी तो आपको काफ़ी मेहनत होगा, काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसकी जगह पे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को याद करना बहुत ही आसान है। ओके, तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि के का वैल्यू जो 1/4 एप्सिलॉन था, वो अलग अलग मीडियम में इस्तेमाल करने के लिए हम एप्सिलॉन एम अलग अलग मीडियम का याद नहीं करेंगे, अलग अलग मीडियम के एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम को याद नहीं रखेंगे, बल्कि इसके फॉर्म को चेंज करके हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो जब भी आपको कोई मीडियम दिया जाए और उसके बीच में दो चार्ज के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो आप क्या करोगे, के की जगह पे जो कंसेप्ट यूज करना है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं बल्कि एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो तुम यहाँ पे भी अगर गौर करोगे तो ये क्या एक रेशियो आ रहा है ना, तो ये जो रेशियो होगा वैल्यू 8.85 10 टू द पावर, यहाँ पे 8.85 10 टू द पावर -12, ये वैल्यू को याद करना। और इसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू इसी तरह का वैल्यू आएगा, कटने के बाद ये एक ना एक नंबर मिलेगा हमको, मान लो 3 मिला,
इस तरीके का नंबर मिलेगा तो उससे हम लोगों को आसानी हो जाएगा के को याद करना। ये सॉरी ये के का वैल्यू 3, हाँ ठीक है, कुछ भी आ सकता है, हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे और भी आगे बात करते हैं। चलो थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। हाँ, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, उसे आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, क्योंकि के क्या है, ये दिख रहा है के, ये के है, ये तो मीडियम के चेंज होने से चेंज होगा, क्योंकि एक एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अरे भाई तो फिक्स है। तो अब मीडियम अगर चेंज होगा तो के का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो फॉर वैक्यूम इसका वैल्यू 1 है, फॉर हवा एयर के लिए 1.006 है, हाइड्रोजन के लिए 1.00026, ग्लास के लिए 3 to 4 होता है, माइका के लिए 3 to 6 होता है, पानी के लिए 81 होता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब मीडियम चेंज होगा तो फिर हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग मिलने वाला है। बच्चों ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने आज देखा, काफ़ी बारीकी कंसेप्ट है, और अगर आप कहें अगर इसे ध्यान से ना समझे तो मैक्सिमम बच्चे इसे थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, लेकिन ज़रूरी है इसे समझना, क्योंकि हम लोग कूलम्स लॉ में इसका पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं, इसे यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप लोग बहुत डीपली अच्छे से पढ़ो, नोट करो, और फिर अगले क्लास हम लोग यहीं से इसके बाद के टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।